मनोविज्ञान में यह अक्सर कठिन होता है क्योंकि बहुत से कारक अध्ययन किए जा रहे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए प्रयोगों की व्याख्या में अनियंत्रित कारकों की तलाश करना महत्वपूर्ण है जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रायोगिक नियंत्रणों में दोषों के लिए सक्षम होने के लिए वैज्ञानिक परिष्कार का प्रतीक है। यदि आप मनोविज्ञान या किसी अन्य प्रायोगिक विज्ञान में मूल साहित्य में जाना चाहते हैं, तो आपको इस कौशल को विकसित करना चाहिए। नियंत्रणों के प्रति संवेदनशील होने से आपको वैज्ञानिक टेलीविजन विज्ञापनों में किए गए दावों का मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है, या उस मामले के लिए किसी भी प्रयोगात्मक परिणाम के बारे में जो आपने सुना या पढ़ा है। नियंत्रित करने के लिए दो मुख्य रणनीतियों या प्रयोगात्मक डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। बाहरी कारक एक रणनीति नियंत्रण समूहों को नियोजित करती है। दूसरे में व्यवहार के उपाय स्वतंत्र चर पेश किए जाने से पहले किए जाते हैं ताकि एक व्यवहार आधार रेखा स्थापित की जा सके जिसके खिलाफ स्वतंत्र चर प्रस्तुत किए जाने के बाद व्यवहार की तुलना की जा सके। कहा जाता है कि प्रयोग के विषय जानवर या उसमें शामिल लोग इससे पहले और बाद में या भीतर के विषयों प्रयोग के प्रकार में अपने स्वयं के नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। प्रयोगों में नियंत्रण समूह मान लीजिए कि हम मानव सीखने पर एक प्रयोग में नियंत्रण समूह डिजाइन का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। इस प्रयोग में हम उस परिकल्पना का परीक्षण करना चाहते हैं जो लोगों को यह बताती है कि वे कितना अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि वे सीख रहे हैं, उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। दूसरे शब्दों में, क्या लोग बेहतर करते हैं जब उन्हें इस बात पर प्रतिक्रिया मिलती है कि वे क्या कर रहे हैं? यह पता लगाना कि फीडबैक के साथ प्रदर्शन में सुधार होता है व्यावहारिक महत्व का एक बड़ा सौदा होगा। वास्तव में सीखने में प्रदर्शन कौशल आमतौर पर प्रतिक्रिया के साथ बेहतर होता है। प्रतिक्रिया के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए हम एक साधारण व्यवहार कार्य का उपयोग करेंगे, आंखों पर पट्टी बांधकर। प्रयोग में लोगों को लकड़ी के एक ब्लॉक को महसूस करने के लिए कहा जाएगा। एक हाथ से और दूसरे हाथ से लकड़ी के गुटके के समान लंबाई की रेखाएं खींचने का प्रयास करना। विषयों के प्रायोगिक समूह को फीडबैक दिया जाएगा स्वतंत्र चर यह बताकर कि वे रेखाएं खींचते हैं जो ब्लॉक की लंबाई के 0.25 इंच के भीतर हैं। विषयों के नियंत्रण समूह को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। इस प्रकार समूह स्वतंत्र चर की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भिन्न होते हैं। आदर्श रूप से जब एक कंट्रोल ग्रुप डिजाइन का उपयोग किया जाता है तो समूहों को स्वतंत्र चर को छोड़कर हर तरह से समान होना चाहिए। अपने प्रयोग में हम पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं कि समूहों के बीच कोई भी व्यवहारिक अंतर प्रतिक्रिया के कारण होता है, न कि अन्य कारकों के कारण। इसलिए हम प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों में विषयों का मिलान करते हैं। उदाहरण के लिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि दो समूहों के विषय नए कौशल सीखने में समान रूप से अच्छे हैं। इसे जांचने के लिए हम उन्हें कुछ प्रारंभिक कार्य करने के लिए दे सकते हैं। दो समूहों के विषयों में रेखा खींचने की क्षमता लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा यदि एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोगों की तुलना में आदतन अधिक सटीक और सावधान थे। सामान्य बुद्धि, लिंग और उम्र के रूप में सौहार्द महत्वपूर्ण हो सकता है। चित्र 1.4 शीर्ष नियंत्रण समूह के डिजाइन को सारांशित करता है। व्यवहार में उन सभी कारकों पर नियंत्रण और प्रयोगात्मक समूहों में विषयों का मिलान करना बहुत मुश्किल है जो उनके प्रदर्शन को संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक समझौते के रूप में विषयों को अक्सर प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों को यादृच्छिक रूप से सौंपा जाता है। यह आशा की जाती है कि यह नियंत्रण और प्रयोगात्मक समूहों में किसी भी बाहरी कारकों को लगभग बराबर कर देगा जो प्रयोगात्मक परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिपुष्टि प्रयोग में
उदाहरण के लिए, यह आशा की जाती है कि संयोगवश नियंत्रण समूह की तरह प्रायोगिक में जितने सटीक लोग दिखाई देंगे। एक मिश्रित रणनीति का अक्सर उपयोग किया जाता है। प्रयोगकर्ता प्रासंगिक माने जाने वाले कई कारकों पर विषयों का मिलान करेंगे और फिर उन्हें प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों को यादृच्छिक रूप से असाइन करेंगे। प्रयोगों में नियंत्रण आधार रेखा शायद पहले और बाद में या भीतर के विषयों के साथ बेहतर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विषय अपने स्वयं के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। इस पद्धति में स्वतंत्र चर पेश करने से पहले व्यवहार का एक आधार रेखा सामान्य स्तर स्थापित किया जाता है। स्वतंत्र चर को जोड़ने के बाद के व्यवहार की तुलना आधारभूत व्यवहार से की जा सकती है। यह पहले और बाद की विधि विषयों के बीच व्यक्तिगत अंतर पर अच्छा नियंत्रण देती है, जो प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस तरह के व्यक्तिगत अंतर स्वतंत्र चर पेश किए जाने से पहले और बाद में मौजूद हैं। यदि व्यक्तिगत अंतर कारकों को स्थिर रखा जाता है, तो व्यवहार में परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण होना चाहिए। चित्र 1.3 में दिखाए गए प्रयोग में पहले और बाद में विषयों के भीतर प्रयोगात्मक डिजाइन का उपयोग किया गया था। इस प्रयोग में 7 चूहों को सबसे पहले उन्हें दिए जाने वाले भोजन की मात्रा को सीमित करके भूखा बनाया गया। फिर उन्हें पिंजरे की दीवार से निकले लीवर को दबाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे प्रत्येक प्रेस के साथ भोजन की एक छोटी सी गोली पिंजरे में गिर गई। अध्याय 4 पृष्ठ 152 देखें। चूहों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किए जाने के बाद 15 मिनट में लीवर प्रेस की संख्या दर्ज की गई। ये आधारभूत डेटा प्रदान करता है। चित्र 1.3 प्रयोग के अगले चरण में न्यूरोटेंसिन दवा की विभिन्न खुराकों के स्वतंत्र चर इंजेक्शन की शुरुआत की गई। प्रत्येक चूहे को खुराक में से एक यादृच्छिक रूप से चयनित के साथ इंजेक्शन लगाया गया था और फिर लीवर को 15 मिनट तक दबाने की अनुमति दी गई थी। 2 दिन बाद एक और खुराक दी गई। उसके बाद एक और 15 मिनट का लीवर प्रेसिंग सत्र दिया गया। ये इंजेक्शन तब तक जारी रहे जब तक कि प्रत्येक चूहे को दवा की विभिन्न खुराकों में से प्रत्येक प्राप्त नहीं हो गया। इन परीक्षण सत्रों के कैश में प्रतिक्रियाओं की संख्या दर्ज की गई और 7 चूहों के लिए औसत थी। ध्यान दें कि प्रत्येक चूहा इस प्रयोग से पहले और बाद में अपने स्वयं के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्तिगत चूहे के लिए उसके नियंत्रण आधारभूत व्यवहार की तुलना उसके व्यवहार के साथ की जा सकती है जब दवा की विभिन्न खुराक दी गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वतंत्र चर ने व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न किया है। अक्सर यह देखना एक अच्छा विचार है कि जब स्वतंत्र चर को पेश करने के बाद हटा दिया जाता है तो क्या होता है। व्यवहार को आधारभूत स्तरों पर वापस जाना चाहिए यदि स्वतंत्र चर वास्तव में देखे गए परिवर्तनों का उत्पादन करता है। इसे विषयों के भीतर प्रायोगिक डिजाइन कहा जाता है। पहला ए स्वतंत्र चर के बिना आधारभूत स्थिति है, बी स्वतंत्र चर के साथ स्थिति है और अंतिम ए स्वतंत्र चर के बिना व्यवहार के अंतिम परीक्षण को संदर्भित करता है। चित्र 1.4 नीचे भीतर विषयों के प्रयोगात्मक डिजाइन को सारांशित करता है। यह डिजाइन उपयोग करने के लिए एक अच्छा है जब स्वतंत्र चर का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव नहीं होता है। कुछ स्वतंत्र चर हालांकि व्यवहार में स्थिर दीर्घकालिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि स्वतंत्र चर बच्चों को पढ़ना सिखाने का एक नया तरीका है। यदि यह उत्साहजनक है तो चेप प्रयोग समाप्त होने के बाद बच्चे अपनी आधार रेखा पर नहीं लौट पाएंगे क्योंकि उनमें लंबे समय तक चलने वाला परिवर्तन हो चुका होगा। इस तरह के मामलों में नियंत्रण समूह पद्धति का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा। प्रतिकृति यह महत्वपूर्ण है कि प्रयोगों को दोहराया जा सकता है या दूसरे शब्दों में दोहराया जा सकता है। प्राथमिक रसायन विज्ञान में उदाहरण के लिए
हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। बस हाइड्रोजन को जलाकर, यानी इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर और परिणामी योद्धा को इकट्ठा करके, उचित उपकरण वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है और यह लाखों बार किया जा चुका है। मनोविज्ञान में हम दिखा सकते हैं कि सस्वर पाठ दो समूहों द्वारा कुछ अध्ययन करने के द्वारा स्मृति के लिए एक सहायता है, एक पाठ के साथ और दूसरा बिना, और फिर स्मृति में अंतर को मापना। यदि यह प्रयोग उचित परिस्थितियों में किया गया है तो यह दिखाएगा कि पाठ स्मृति में मदद करता है। इस खोज को भी कई बार दोहराया या दोहराया गया है। प्रतिकृति के फायदे और महत्व स्पष्ट हैं। यदि हम एक ही स्थिति में एक ही परिणाम बार बार प्राप्त करते हैं तो हम सभी उचित संदेह से परे उनकी सटीकता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। प्रायोगिक निष्कर्ष जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता है वे आमतौर पर विज्ञान के ताने बाने का हिस्सा नहीं बनते हैं। एक नाटकीय खोज की सूचना दी जा सकती है, लेकिन अगर इसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतिकृति या चेकअप क्षमता, जैसा कि इसे कहा गया है, प्रयोगात्मक पद्धति का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रायोगिक पद्धति की सीमाएं। प्रायोगिक विधि कई मायनों में वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। जाहिर है, इसका हमेशा उपयोग नहीं किया जा सकता है, खासकर यदि प्रयोग विषयों के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी सीमा यह है कि यह विधि अपने आवेदन में प्रतिबंधित है। एक प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कृत्रिम प्रयोगात्मक स्थिति तक सीमित हो सकते हैं। वे प्राकृतिक स्थितियों या अन्य प्रयोगात्मक स्थितियों पर भी लागू नहीं हो सकते हैं। प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिकों को इस संभावना से लगातार सावधान रहना चाहिए और अपने प्रयोगों में व्यापकता के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरी सीमा यह है कि विधि कभी-कभी उसी चीज में हस्तक्षेप करती है जिसे वो मापने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, थकान पर एक प्रयोग पर विचार करें। एक मनोवैज्ञानिक लोगों को 24 घंटे सोने से पहले बेसलाइन और बाद में कौशल और सोच के विभिन्न परीक्षण दे सकता है और यह पता लगा सकता है कि वे बिना नींद के 24 घंटे के बाद अपने आधारभूत प्रदर्शन में सुधार करते हैं। क्या मनोवैज्ञानिक या हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि 24 घंटे की नींद जटिल प्रदर्शन के लिए फायदेमंद है? शायद नहीं। एक अन्य चर को प्रयोग में पेश किया गया था और इसने थकान के प्रभावों के मापन में हस्तक्षेप किया। जब प्रायोगिक विषय प्रयोगशाला में आए तो उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित किया गया और यह चर उनकी थकान के प्रभावों को अच्छी तरह से करने के लिए उनकी प्रेरणा में वृद्धि हुई। इसलिए संभावना है कि एक प्रयोग में लोग व्यवहार नहीं कर सकते हैं जैसा कि वे सामान्य रूप से प्रयोग से निष्कर्ष निकालते समय विचार किया जाना चाहिए।